नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। पार्किंसन को थोड़ा-सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पार्किंसन जब किसी को होता है तो हाथ-पैर काँप रहे होते हैं। पेशेंट को लगता है कि हाथ-पैर का रोग है, बट एक्चुअल में दिक्कत कहीं और होती है। वो दिक्कत होती है हमारे ब्रेन के अंदर। अब इसको अगर हम गहराई से समझ लेते हैं पार्किंसन को तो उसे ट्रीट करना आसान हो जाता है, उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं पार्किंसन को समझने से। तो पार्किंसन जैसे मैंने पहले बताया ये दिक्कत होती है हमारे ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप ये वीडियो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये सारा काम हमारा ब्रेन कर रहा है। देखती आँखें हैं बट उसे प्रोसेस करने का काम हमारा ब्रेन करता है। तो अगर हमारा ब्रेन को कोई नुकसान हो जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। आपने पेशेंट देखे होंगे पैरालिसिस के, ब्रेन में क्लॉट आता है, नस फटती है और हाथ-पैर की काम करने की ताकत चली जाती है। कुछ वैसा ही हो रहा है पार्किंसन के अंदर बट स्लो। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में करते हैं, करंट जाता है। अब हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे करोड़ों सेल्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, यानी जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हमारे ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स है उसके बाद उसमें एक भी नया न्यूरॉन नहीं ऐड अप होता। मगर हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो हमारे पूरे शरीर की जो सेल्स है ना वो वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर सेल्स तेजी से मरना शुरू कर दें या ज़्यादा संख्या में मर जाए तो हम क्या देखते हैं कि एक ओल्ड एज में बुढ़ापे आते-आते तक ब्रेन की फंक्शनिंग पे असर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट 50-60 का होगा, ब्रेन इतना नुकसान उठा चुका होगा, बीमारी से नहीं, उम्र की वजह से, एजिंग की वजह से कि हाथ-पैर में कंट्रोल जाना शुरू कर देता है और सिम्पटम आते हैं हमें पार्किंसन के। पार्किंसन हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि वो डोपामाइन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसलिए हमें बा डोपामाइन दिया भी जाता है पार्किंसन की ट्रीटमेंट के अंदर। बट ये डोपामाइन बनाता कौन है? न्यूरॉन सेल्स। तो अगर हम इन न्यूरॉन सेल्स को किसी भी तरीके से और मरने से रोक दें, जो मर गए, वो वापस नहीं आने वाले। बट अगर हम किसी तरीके से इन्हें और ना मरने दें, तो क्या हमारी पार्किंसन की बीमारी आगे बढ़ेगी? आपके अंदर आंसर आ रहा होगा, नहीं बढ़ेगी। तो हमने पहला काम ये करना है कि जो नुकसान हो गया। आगे नुकसान ना हो इसकी हमने तैयारी करनी है, पहली चीज़। कैसी तैयारी करनी है मैं बताऊँगा। दूसरी चीज़ होती है कि अब जो नुकसान हो चुका है उसकी वजह जो सिम्पटम आ रहे हैं यानी हाथ-पैर काँप रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो जैसे मैंने बताया करोड़ों सेल न्यूरॉन सेल्स मिलकर उसको बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। हर ब्रेन के अंदर डिफरेंट रीजन होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं। यानी देखने का काम कहाँ हो रहा है? ऑक्सीपिटल लोब में, यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है? इसी तरह से सुनने का काम कहाँ होता है? वो डिफरेंट जगह पर होता है। स्पीच का काम डिफरेंट जगह पर होता है। तो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट उस काम में पर्टिकुलरली स्पेशलाइज़्ड होता है। अब हमने करना क्या होता है? हमने ब्रेन को प्रमोट करना होता है कि जो काम का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करे, क्योंकि वो भरपाई कर सकता है और उसका तरीका होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही हम बने हैं। अगर हमारा ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ना हो तो हमारा दिमाग आज भी बच्चों जैसा ही होता। बोलना हमें नहीं आया होता। हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है उम्र के साथ। सेल्स नहीं बढ़ते, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ही हमारा ब्रेन का विकास होता है। अगर ये ब्रेन का विकास चलता रहे तो क्या होता है कि हम उसमें बेटर होते चले जाते हैं। अब पार्किंसन पेशेंट की ब्रेन में क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। कुछ सेल्स मर गए थे, मगर बाकी जो सेल्स हैं एक्टिव हैं, वो उस काम को करना सीख सकते हैं। मान लो कि आपके ब्रेन के अंदर 100% में से 10% सेल्स मर गए बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से। 90% अभी भी ठीक है। अब 10% जो मरे हैं, उनकी वजह से आपको सिम्पटम आ रहे हैं कि आपके हाथ-पैर का कंट्रोल जा रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। मगर अगर ये 90% किसी तरीके से ये 10% का काम कर ले तो क्या होगा? जो सिम्पटम है वो चले जाएँगे। बस हमने यही करना है और इसमें हेल्प करेगी न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हमें थोड़ी-सी मेडिसिन को पुश करना पड़ता है कि मेडिसिन से ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी में जा सके। हो क्या रहा है कि उम्र के साथ सेल्स मर रहे हैं, तो अगर वो थोड़े से डेवलप होना शुरू कर देते हैं, नए नहीं आएँगे, डेवलप होना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो पार्किंसन के सिम्पटम्स हैं, वो खत्म होने शुरू होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो बीमारी को रोकना है आगे बढ़ने से क्योंकि ये सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी आपकी उम्र बढ़ेगी और दिक्कतें बढ़ेंगी, तो हमने इसे कंट्रोल करना है। दूसरा
हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो सिम्पटम आ चुके हैं, उन्हें खत्म करना है। तो दोनों चीज़ें साथ होंगी तो पेशेंट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये इंप्रूवमेंट लाने के लिए जैसे मैंने एक चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि मेडिसिन ज़रूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, मगर उसके साथ-साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाने में आप क्या खा रहे हो, उसके बहुत मायने होते हैं। जैसे-जैसे हम यंग होते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ सब कुछ पच जाता है। मगर जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारे के डाइजेशन में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारी इंटेस्टाइन्स भी वीक हो चुकी हैं, वो भी बूढ़ी हो चुकी है, हमारा लीवर बूढ़ा हो चुका है। तो उसके लिए एनर्जी अपटेक जो हमने खाना खाया, उसमें से खाने में से ताकत निकालना मुश्किल होता चला जाता है। तो खाने-पीने में कुछ इस तरह से बदलाव करने पड़ते हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं, तो वो बॉडी को अच्छी तरीके से लगे। इंटेस्टाइन्स के लिए ईज़ी हो, लीवर के लिए वो ईज़ी हो। तो जितने भी पेशेंट होते हैं पार्किंसन के, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप खाने के अंदर ना सूप की मात्रा बढ़ा दो। उसका ऐसे जो एनर्जी अपटेक है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप चाहे फिश का सूप लो, आप चिकन का सूप लो, आप दाल का पानी लो, दाल का सूप लो, इनको आप बढ़ाओ। मिक्स वेजिटेबल सूप लो क्योंकि ये अपटेक आपका अच्छा करेगा। इससे क्या होगा जल्दी डाइजेस्ट होगा और एनर्जी जो उस खाने में थी वो आपको बहुत तेज़ी से मिल जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आप भारी खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा कंपैरेटिव टू सूप, तो इसका ध्यान रखना है कि खाना हमने हाई एनर्जी वाला खाना है, ईज़ी टू डाइजेस्ट खाना है कि जो उसका अपटेक है एनर्जी का वो हमें अच्छा मिले। तो ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है और क्यों है ये भी समझा दिया। अब डाइट कैसे फॉलो करनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर से बना दूँगा, उसको आप फॉलो करेंगे जिससे आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज़। अब पेशेंट को लगता है एक्सरसाइज़ बोले तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि हाथ-पैर चलाओ। पर हाथ-पैर में तो ताकत नहीं है क्योंकि मसल्स हैं, वो भी तो बूढ़ी हो चुकी है, वो भी तो 60-70 साल की हो चुकी है। तो अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने एक्सरसाइज़ करनी है, तो उससे कोई खास रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। हमें रिज़ल्ट तब मिलेगा जब ब्रेन की एक्सरसाइज़ होनी शुरू होगी, ब्रेन में डेवलपमेंट होगी। अब ब्रेन को एक चीज़ और बहुत पसंद है, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी का 70% अकेले सिर्फ़ 70% तक एनर्जी कंज़्यूम कर जाता है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी कंजम्पशन भी मैक्सिमम ब्रेन में होती है। अगर हमारे लंग्स वीक हो रहे हैं, हमारे हार्ट वीक हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो भी ऑक्सीजन में थोड़े से डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं, अनुलोम-विलोम है, प्राणायाम है, ये बहुत बेनिफिशियल रहती है। कपालभाति ये बहुत बेनिफिशियल रहती है किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए। और एक और ईज़ी रहता है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करें, आराम से बैठें, दिमाग को खाली करें, स्ट्रेस निकल जाता है, बीपी कंट्रोल में हो जाता है, ऑक्सीजन का अपटेक बहुत अच्छा हो जाता है। तो मॉर्निंग में अगर आपने 15 से मिनट से लेकर आधा घंटा अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली, तो आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा कि पार्किंसन आगे या तो नहीं बढ़ रहा या फिर वो बहुत स्लोली बढ़ रहा है। तो हमने इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना होता है। आपको नहीं है मन है मेडिटेशन करने का, मत करो। आप सिर्फ़ वॉक करना शुरू करो। अगर वॉक करने में दिक्कत है, घुटने खराब हैं या कोई और दिक्कत है, बॉडी में पेन है, तो आप मेडिटेशन को फिर स्टार्ट करो। जब बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो जाए, तो वॉक करना भी आपके लिए, सभी के लिए आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पार्किंसन को लेके थोड़ी बहुत तो नॉलेज आप सभी को हो गई होगी कि पार्किंसन में हमने करना क्या है। 3 पॉइंट पे काम करना है। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दूसरा है डाइट और तीसरा है एक्सरसाइज। इन तीनों चीज़ों को अपनी डेली हैबिट्स में ऐड करो। माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो, आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिक तरीके से दिखने शुरू हो जाएँगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से इस पार्किंसन से आप अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्किंसन अगर हमने पाला है, बीमारी हमारी बॉडी में है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते, तो एंड आते-आते ये दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।